हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 के एक और चैप्टर को, दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि इस चैप्टर का सिलेबस क्या है या फिर इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहला है द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ये जो आपका यूनिट है या फिर ये जो आपका टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में, क्योंकि वहां पर ही आप कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हैं वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। यानी आपके ये जो तीनों सिस्टम है इस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये पढ़ना है। फिर है यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरीज एंड लास्टली है फर्स्ट एड। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन से टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकेंड है स्पोर्ट्स इंजरीज। ये दो टॉपिक जो है इस एग्जाम से आपको मिलने ही मिलने हैं, या तो और में मिले, इंटरनल चॉइसेस मिले, बट ये टॉपिक्स आपको जो है वो एग्जाम में मिलने हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम बात करें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो होता क्या है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपका हार्ट होता है, वेसल्स होती हैं यानी आर्टरीज एंड वेन्स, एंड उसमें आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है इनके थ्रू। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का, वो दो तरह से इफेक्ट होता है। एक होता है इमीडिएट इफेक्ट, यानी आप एक्सरसाइज किए, कभी किसी भी तरह का वर्कआउट किया और आपको तुरंत जो चीज दिखाई देने लगती है, जो तुरंत आपको जो चेंजेस समझ में आ रहे हैं, दे आर द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। लॉन्ग टर्म, जो आप बहुत लंबे समय तक जब एक्सरसाइज, योग, वर्कआउट करते हैं तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो जो चेंजेस आते हैं, दे आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो ये दोनों ही इफेक्ट को समझने के लिए आपको कुछ ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ लिया कि ये फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स का मतलब क्या है या फिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इनके इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों को ही लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर जो है तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होता है कि आपका हार्ट जो है यानी दिल की धड़कन जो है, दैट इज हार्ट रेट। एक मिनट में आपका हार्ट जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्स, दैट इज हार्ट रेट। उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 72 बीट्स पर मिनट, यानी आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो एक बार जब आपका दिल धड़कता है तो जितना ब्लड हार्ट से पंप करता है बाहर की तरफ, आपकी बॉडी की तरफ, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक क्या है? एक स्ट्रोक यानी एक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकला, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू है यानी बेसल वैल्यू। बेसल वैल्यू का मतलब है कि जब आप रेस्टिंग फेज में हैं, वर्कआउट के बाद नहीं, आप रेस्टिंग फेज में हैं, उस समय जो है आपका हार्ट एक बार एक स्ट्रोक में 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है। फिर हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि आपका हार्ट एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो ये तीन जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी है, या फिर इन्हें हम फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स कहते हैं। ये तीन फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स अगर आपने समझ लिए तो आपको बहुत इजी है उनके आंसर्स लिखना। हार्ट रेट क्या है? नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट है। अगर आप बहुत तेज दौड़ के आते हैं या फिर कुछ मेहनत वाला काम करके आते हैं, आप बास्केटबॉल खेल के आए, रनिंग करके आए, क्रिकेट खेल के आए, तो आपको फील होता है कि आपका दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। दैट मीन्स कि आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, एंड दैट इज द इमीडिएट इफेक्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि जैसे ही हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो बढ़ जाती है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? वो है ब्लड। तो जैसे ही हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वैसे ही हमारी बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। इसलिए हमारे हार्ट को हर एक स्ट्रोक में ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। इसका मतलब कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इमीडिएट इफेक्ट में बढ़ जाता है।
अब तीसरा जो है कार्डियक आउटपुट, उसका फॉर्मूला लिखा है नीचे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, दैट्स वेरी इजी। यहाँ पर हार्ट रेट 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, दोनों जो है वो नॉर्मल वैल्यूज है। आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर अराउंड 5 लीटर आएगा। यानी जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है इमीडिएट इफेक्ट में। तो ये तीन चीजें हमने समझी कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ता है या फिर इमीडिएट इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा एंड आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आप में से बहुत सारे लोग ने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा, क्योंकि आप लोग किसी तरह का फिटनेस बैंड पहनते हैं या फिर स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो वहां भी आपका जो हार्ट रेट है ड्यूरिंग वर्कआउट बढ़ जाता है एंड ब्लड प्रेशर जो है वो भी ड्यूरिंग वर्कआउट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो चार चीजें हैं वो आपके इमीडिएट इफेक्ट में आते हैं। फिर हम बात करें कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब, जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। आप जो है वो जल्दी थकते नहीं हैं, ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है एक्चुअली, तो चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में कुछ, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं इन्हें। इसका एक सबसे बड़ा चेंज है कि आपका जो हार्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। हार्ट का साइज बढ़ने से होता क्या है कि वो एक बार में ज्यादा ब्लड पंप करने की कैपेसिटी हो जाती है उसकी जितनी पहले थी। एंड हार्ट के साइज बढ़ने को हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो साइज है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो मसल फाइबर है, यानी जो हार्ट की मसल्स है वो थिकन हो जाती है, इसलिए आपका हार्ट का साइज बढ़ जाता है। फिर है यहाँ पे डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, जिसे बेसल हार्ट रेट भी कहा जाता है। यानी जैसे एक नॉर्मल इंसान की अगर हार्ट रेट 72 है, तो अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर आप बहुत लंबे समय तक वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट 72 से कम हो जाएगी। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारा हार्ट का साइज बढ़ गया है और अब हमारे हार्ट को पहले से कम मेहनत करनी पड़ती है उतना कार्डियक आउटपुट देने के लिए। अगर हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा हार्ट रेट जो है वो अपने आप कम हो जाएगा ताकि उतना कार्डियक आउटपुट को वो मेंटेन रख सके। फिर यहाँ पर वही चीज लिखी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है रेस्टिंग पोजीशन पे, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है आपकी ब्लड वेसल्स का साइज जो है पहले से थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए जो आपका ब्लड है उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है। आपकी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। आपका रिकवरी रेट जो है वो क्विक हो जाता है। जैसे अगर जब आप नए-नए वर्कआउट करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत देर में नॉर्मल हो पाते हैं। बट अगर आप एक लंबे समय तक वर्कआउट कर रहे हैं, किसी ट्रेनिंग के अंदर हैं, तो आप ये चीज़ फ़ील करते हैं कि आप बहुत जल्दी नहीं थकते हैं एंड थकने के बाद भी आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर कर लेती है। एंड इसका एक और इफ़ेक्ट जो है वो, जब आपका हार्ट जो है वो हेल्दी होगा या फिर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, तो आप हार्ट डिजीज़ेज़ का जो रिस्क है वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर हम बात करें कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, तो यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें होता क्या-क्या है, उसमें होते हैं आपके लंग्स, एल्वियोलाई, विंड पाइप, नोज, ये सारी चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट पड़ता है सिस्टम पे, तो सबसे पहला है कि आपकी जो टाइडल एयर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब टाइडल एयर कैपेसिटी क्या है? टाइडल एयर कैपेसिटी या फिर इसे टाइडल वॉल्यूम भी कहा जाता है। आप जो नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते हैं उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या फिर टाइडल एयर कैपेसिटी। जैसे नॉर्मली आप 500 ml एयर जो है वो इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो दैट इज योर टाइडल एयर कैपेसिटी या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है वो एक्सरसाइज से बढ़ जाती है। जैसे अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद भी देखें तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं या फिर हेवी ब्रीथ्स लेते हैं, तब भी आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अगर तुरंत वर्कआउट के बाद की बात करें तो आपके जो नंबर ऑफ ब्रीथ है वो बढ़ जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म वर्कआउट के बाद या फिर लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज योग के बाद आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाती है।
फिर हम बात करें कि आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं या फिर जो मसल्स आपके लंग्स में पाई जाती हैं, जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, वो भी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। फिर है आपका एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप जो सांस लेते हैं, एयर जो आप इनहेल करते हैं, वहीं से आपकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है, जहां पे होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होते हैं एल्वुलाई में। तो जब आप वर्कआउट करते हैं, योग करते हैं, आपका रेस्पिरेशन जो है वो इफिशिएंट हो जाता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इफिशिएंट हो जाती है, यानी आप जितना एयर ले रहे हैं उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी ले पाती है। फिर है अनयूज्ड एल्वुलाई बिकम एक्टिव, यानी बहुत सारे हमारे बॉडी में या फिर लंग्स में एल्वुलाई हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, क्योंकि हम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन नहीं करते या फिर डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं करते हैं। बट अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, जिस वजह से आपकी जो इनएक्टिव एल्वुलाई है वो एक्टिव हो जाती है। फिर है आपका इंक्रीज इन इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? इंड्योरेंस आपकी वो क्षमता है जब आप काफ़ी देर तक वर्कआउट कर पाते हैं या फिर थक जाने के बाद भी काम करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज़ इंड्योरेंस। तो अगर आपका रेस्पिरेशन अच्छा है, आप अपनी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड कर पा रहे हैं, तो आपका इंड्योरेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर है यहाँ पे इंक्रीज इन रेज़िडुअल एयर वॉल्यूम। तो होता क्या है कि हमारे लंग्स में जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एयर बाहर आ जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो रहती है, दैट इज़ कॉल्ड रेज़िडुअल एयर वॉल्यूम। वो इसलिए रहती है ताकि आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स ना करें। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अच्छा है, तो आपकी बॉडी में या फिर आपके लंग्स में जो रेज़िडुअल एयर वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में रहती है। फिर है इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट। तो हमने ये जो चीज़ है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा था कि अगर आप अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं तो आपका हार्ट का साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। फिर हम बात करें अगले सिस्टम की, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज करने से? तो नॉर्मली लोग एक्सरसाइज करते इसलिए हैं ताकि उनकी बॉडी बन जाए, उनकी मसल्स बन जाए। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि विज़िबल भी होता है और जो सबसे ज़्यादा लोगों का मोटिव होता है एक्सरसाइज या वर्कआउट करने का। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी चेंज इन शेप एंड साइज़ ऑफ द मसल, यानी आपने 4 बार डंबल मारा एंड आप देखते हो मिरर में जाके कि आपके जो बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं वो बने या नहीं। सो जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो हैं, दैट इज़ ड्यू टू द मसल हाइपरट्रॉफी। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका जो मसल फाइबर है, एक और चीज़ है कि कभी भी वर्कआउट करने से जो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैं वो नहीं बढ़ते, बल्कि जो मसल आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं, जो मसल फाइबर, उनके साइज में बढ़ोतरी हो जाती है and that change in size is called hypertrophy. Second thing is improving the strength of connective tissue. तो हमारी बॉडी में कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? हमारी बॉडी में जो है टेंडन, लिगामेंट, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन जो है वो मसल टू बोन को जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट जो है वो बोन को बोन जोड़ने का काम करता है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्ट्रेंथन हो जाते हैं। फिर है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मसल। आपकी मसल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे आप जो वेट पहले उठा रहे हैं, आप ज़्यादा वेट उठाने लगते हैं, तो ये जो है मसल की एफिशिएंसी का बढ़ना हुआ, जिसे हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। फिर है आपका डिलेस फटीग। फटीग होने का सबसे बड़ा कॉज़ है लैक्टिक एसिड का बनना। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग या थकावट होती है। लेकिन एक्सरसाइज का एक इफेक्ट ये भी है कि जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वो जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है वो डिले हो जाता है, यानी वो देर में बनता है, इसलिए जो है आपकी थकान भी जल्दी नहीं होती है। फिर है एक्टिवेशन ऑफ नॉन फंक्शनिंग फाइबर, यानी जो फाइबर्स फंक्शन में नहीं है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर है मेंटेन करेक्ट बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर के बारे में आप ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ चुके होंगे कि किस-किस तरह के बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो जो भी आप वर्कआउट करते हैं उससे आपकी जो मसल्स वीक होती हैं, वो मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, इसलिए आपका बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। देन देयर इज रिड्यूस रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम होता है कि आप किसी भी स्टिमुलस को कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं।
जैसे अगर आप एक स्प्रिंटर को देखिए, वो जो है अपनी लेन में स्टार्टिंग ब्लॉक पे बैठा होता है, जैसे ही गन शॉट की आवाज़ आती है वैसे ही उसे दौड़ना होता है। तो अगर उसका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा तो वो उतने जल्दी रिएक्ट करेगा उस आवाज़ पे, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो जब आप ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, आपका मस्कुलर सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता है, तो आपका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज को, दैट इज स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो आनी ही आनी है, नहीं आने का सवाल नहीं उठता। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज है वो है क्या। तो इंजरीज नॉर्मल चोट होती है, बट जब हम इसके साथ में स्पोर्ट्स लगा देते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स इंजरीज। और स्पोर्ट्स इंजरीज का मतलब है वो चोट जो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग प्रैक्टिस लगती है। उन चोट को या फिर उन तरह की इंजरीज को हम स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। इसके बाद जो चीज है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, अगर आपने इस चार्ट को बना दिया तो वो क्वेश्चन कितने भी नंबर का है, चाहे 3 नंबर का, 4 नंबर का, आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज में सिर्फ इस छोटे से चार्ट को बनाना है। 3 तरह से इंजरीज को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फिर है बोन इंजरी एंड तीसरा है ज्वाइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू में हमने 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। एक होता है क्लोज्ड वाउंड, यानी ऐसी चोटें जो क्लोज होती हैं, जिसमें किसी भी तरह का ब्लड विजिबल नहीं होता है, आपकी स्किन टियर नहीं होती है। ओपन वाउंड में क्या होता है कि आपकी स्किन भी टियर होती है, जो ब्लड है वो विजिबल होता है। सेकेंड है आपका बोन, जिसमें होता है फ्रैक्चर। तीसरा है आपका ज्वाइंट, जिसमें होता है डिसलोकेशन। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, और इसको अगर आप अपनी कॉपी में बना के आते हैं तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेटिव वे लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है कि आपकी सॉफ्ट टिश्यूज में, जैसे मसल, टेंडन और लिगामेंट में लगने वाली चोटों को हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को हमने कैसे क्लासिफाई किया है? 2 तरह से क्लासिफाई किया है, ओपन वाउंड और क्लोज वाउंड। ओपन में आता है आपका एब्रेशन, लैक्रेशन और इंसिजन। सिर्फ 3 आपको पढ़ने से ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लोज में आता है आपका स्प्रेन, स्टेन और कॉन्ट्यूजन। फिर हम बात करेंगे सबसे पहली इंजरी की, जो कि ओपन वाउंड है, दैट इज एब्रेशन। तो एब्रेशन, जैसे आप नॉर्मली छिल जाना कहते हैं, जो हम अक्सर रोड पे गिर जाते हैं, लोग साइकिल चलाते हुए, साइकिल सीखते समय हर कोई रोड पे गिरा होगा, तो दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी स्किन है वहां स्क्रैपिंग हो जाती है, या फिर जो स्किन है वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से घिस जाती है। ये एक सुपरफिशियल बाउंड है। सुपरफिशियल का मतलब ये गहरा घाव नहीं होता, ये ऊपर होता है, स्किन पर होता है। होता कैसे है? किसी हार्ड सरफेस पे गिर जाने की वजह से। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इस चोट को जो है क्लीन करके उस पर किसी तरह का एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। फिर हम बात करें अपने सेकेंड इंजरी की, दैट इज लैक्रेशन। लैक्रेशन में क्या है? इट इज अ डीप कट। जो हमारा एब्रेशन था वो डीप कट नहीं था, वो हमारा सुपरफिशियल इंजरी थी। ये जो है डीप कट होता है, जो कि हमारे मसल के साथ साथ टेंडन या लिगामेंट को भी चोट पहुंचा सकता है। यहाँ पर जो है ब्लीडिंग रैपिड और एक्सटेंसिव होती है। ये जो वुंड है ये इरेगुलर होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लैक्रेशन की। यहाँ पर जो आपका वुंड है, जिसे कहते हैं यूजुअली कि फट जाना मसल का, दैट इज इरेगुलर। होता कैसे? किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लग जाने की वजह से लैक्रेशन होता है, जिसके लिए इमीडिएट फर्स्ट एड आपको रिक्वायर्ड होता है। फिर हम बात करेंगे अपनी तीसरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की, जो कि ओपन वाउंड है, दिस इज इंसीजन। इंसीजन में भी सेम चीज होती है, यहाँ पर भी डीप कट होता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शार्प कट होता है। जैसा कट ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर करता है, दैट इज इंसीजन, जो कि शार्प और डीप कट होता है। इंसीजन के कॉज की बात करें कि कैसे होता है इंसीजन, तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से फोर्सफुली वहां पे स्टैब करने से इंसीजन होता है। इंसीजन की खास बात है कि ये यूजुअली डीप वाउंड होता है, जिसकी लेंथ से ज्यादा इसकी डेप्थ होती है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें कि लैक्रेशन और इंसीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जो लैक्रेशन है वो इरेगुलर और ब्लंट ट्रॉमा होता है, जो इंसीजन है वो शार्प और डीप वुंड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में अपने क्लोज वाउंड की। तो सबसे पहला है स्प्रेन, जिसे हम मोच के नाम से जानते हैं। स्प्रेन की जो डेफिनेशन है बहुत छोटी सी है, पार्शियल और कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट। यानी आपके लिगामेंट, लिगामेंट वो टिश्यू है जो आपके बोन से बोन को जोड़ता है। लिगामेंट में किसी भी तरह की इंजरी को, उसमें स्ट्रेच को, उसके टियर को हम स्प्रेन कहते हैं, जो कि नी, एल्बो या फिर एंकल में बहुत कॉमन है।
फिर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्प्रेन क्या था, वहां पे आपकी लीगामेंट में इंजरी होती है या फिर कंप्लीट और पार्शियल टियर इन लीगामेंट। लीगामेंट वो होता है जो बोन से बोन को जोड़ता है। बट स्ट्रेन, स्ट्रेन में टी आता है, टी फॉर होता है टेंडन। तो स्ट्रेन में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट और पार्शियल टियर इन टेंडन। आपके टेंडन में अगर कंप्लीट या पार्शियल टियर होता है, उसे हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। एंड टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी मसल को बोन से जोड़ता है। फिर हम यहाँ पर बेसिक डिफरेंस को देखें कि स्प्रेन और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रेन में क्या होता है, यहाँ पर आपके टेंडन में टियर होता है, स्प्रेन में आपके जो है लिगामेंट में टियर होता है। ये बेसिक डिफरेंस है और ये कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्प्रेन, या फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। फिर हम बात करें कॉन्ट्यूजन की, ये भी एक तरह की क्लोज्ड बाउंड है जो कि आपके सॉफ्ट टिश्यू में होता है। कॉन्ट्यूजन क्या है कि जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आपको लग जाता है जहां पर किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती, बट वहां पर किसी ब्लैक या ब्लू कलर का निशान पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्यूजन। मतलब आपकी जो स्किन है उसके ऊपर तो ब्लड नहीं आता, लेकिन स्किन के नीचे जो आपकी ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है। यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल वेसल है, और जब ये रप्चर हो जाती है तो जो ब्लड है वो वेसल से तो बाहर आता है लेकिन स्किन से बाहर नहीं आता। इसलिए वहां पे जो ब्लड है वो जम जाता है, इसलिए वो आपको अलग अलग कलर का दिखाई देता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तुरंत चोट लगती है तो वो रेड कलर का होता है, धीरे धीरे उसका जो कलर चेंज होता है 2 से 3 हफ्तों में वो ठीक हो जाता है। फिर हम बात करें बोन इंजरी की, तो बोन में आपका यूजुअली फ्रैक्चर होता है और जो कि होता है किसी तरह के एक्सीडेंट से, गिर जाने से या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर की, तो जो फ्रैक्चर है वो कई टाइप के होते हैं। इनमें जितने भी टाइप ऑफ फ्रैक्चर है इनका नोट्स जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इसे और एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं 7 तरह के बोन फ्रैक्चर। सबसे पहला है ट्रांसवर्स, दूसरा है लीनियर। लीनियर में जो है सीधा फ्रैक्चर हुआ है। ऑब्लिक और नॉन डिस्प्लेस्ड, ऑब्लिक का मतलब जो ऑब्लिक आप बनाते हैं वैसे जो है टेढ़े में फ्रैक्चर होता है तो उसे ऑब्लिक कहते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो ऑब्लिक और नॉन डिस्प्लेस्ड। अगर वहां से डिस्प्लेस हो गया है तो ऑब्लिक और डिस्प्लेस्ड। फिर है स्पाइरल। स्पाइरल में होता क्या है कि अगर जो हड्डी है वो 360 डिग्री के अराउंड घूम जाती है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पाइरल फ्रैक्चर। फिर है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक जो है वो बच्चों में पाया जाता है, उसे ग्रीन स्टिक इसलिए कहते हैं, अगर आप हरी डंडी को तोड़ेंगे तो वो एक साइड से टूटती है लेकिन एक साइड से जुड़ी रहती है। वैसे ही बच्चों की हड्डियां होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं इसलिए उनमें जो फ्रैक्चर होता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिर है कॉम्बिन्यूटेड। कॉम्बिन्यूटेड में क्या होता है कि जो हड्डी है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे डिसलोकेशन की। जो डिसलोकेशन है वो जॉइंट्स में होता है, और होता क्या है कि जो आपके जॉइंट्स है, जहां भी हमारे जॉइंट्स है या फिर दो हड्डियां जहां जुड़ती हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। और कहीं भी जो दो हड्डियां हैं वो जुड़ी नहीं है किसी तरह से, वो किसी ना किसी आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे मूव कर रही होती हैं, तो अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। डिसलोकेशन जो है वो यूजुअली हिप, एंकल और शोल्डर में होता है। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एड की कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड का मतलब क्या है, किसी भी तरह की इंजरी को या किसी चोट को या फिर किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम को या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए जो इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो इंजरी है, जो इलनेस है वो और सीरियस ना हो या फिर उसके और खराब होने से उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट ऑल इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उपचार। फिर बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का एम यही होता है कि जो भी वुंडेड पर्सन है या फिर जो भी विक्टिम है जिसे चोट लगी है उसकी लाइफ बचाई जा सके, दैट इज द बेसिक एम ऑफ फर्स्ट एड। ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी लाइफ को बचाया जा सके, उसके पेन और सफरिंग को कम किया जा सके, उसकी कंडीशन और खराब होने से बचाई जा सके, उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए इसकी कोशिश की जा सके, और उसे जल्द से जल्द किसी भी मेडिकल सहायता तक पहुंचाया जा सके। ये फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर यहाँ पर एक चीज, टेक्निक फॉर इंजरी ट्रीटमेंट, जिसका एक एब्रीविएशन है राइस। इसका जो फुल फॉर्म है, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। ये जो 4 वर्ड हैं, ये 4 वर्ड जो है आपकी इंजरी ट्रीटमेंट या फिर इंजरी मैनेजमेंट के लिए है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इंजरी, जैसे खेलते समय अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, जैसे मोच आ जाती है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। यानी अगर आप खेल रहे हैं तो आपको अपना खेलना बंद कर देना है, दैट इज फॉर आर, दैट इज रेस्ट।
उसके बाद आपको करना क्या है कि उस जगह पर आइसिंग देना है। आइस देने से होता क्या है कि जहाँ भी इंजर्ड पार्ट है, जब आप उसमें आइसिंग करते हैं, तो वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने से वहाँ पेन कम होता है, क्योंकि पेन इसलिए कम होता है क्योंकि उस जगह पे जब ठंडा होता है तो नमनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन कम होता है एंड ब्लड का फ्लो कम होने से वहाँ पर स्वेलिंग भी कम होती है। फिर आपका तीसरा कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जो भी इंजर्ड पार्ट है उसे आपको किसी क्रेप बैंडेज से बांध देना चाहिए। उससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होगा, पेन कम होगा और स्वेलिंग भी कम होगी। फिर है आपका एलिवेशन, यानी जो भी आपका इंजर्ड पार्ट है उसको आपको एलिवेट करना चाहिए। एलिवेट करने का मतलब कि जो आपका हार्ट लेवल है उससे ऊपर इंजर्ड पार्ट को रखना चाहिए, सो दैट वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो सके। अल्टीमेटली इन सबका मोटिव सेम होता है कि जो भी आपका इंजर्ड एरिया है वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो, ब्लड का फ्लो कम होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग कम होगी एंड पेन कम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आपका चैप्टर था फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स वो पूरा कवर हो गया है। ये जो चैप्टर है इसके जो भी स्लाइड्स हैं उसका लिंक या फिर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। If you have any doubt or confusion, you can ask me in comment section. For such more content, keep watching and stay tuned.